नीतीश रंजन, क्या 2024 के लिए नीतीश कुमार खुद को तैयार कर चुके हैं? और अगर तैयार कर चुके हैं तो वो बयान किस्तों में क्यों देते हैं? एक बार फिर से नीतीश कुमार का एक बयान सुर्खियों में है। नीतीश कुमार ने कहा कि वो अब दिल्ली जाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देंगे। अब ये दिल्ली जाकर नीतीश कुमार का ये बयान क्या मैसेज देता है? क्योंकि लगातार जो है उनकी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा जाता है या नीतीश कुमार से खुद पूछा जाता है तब वो कहते हैं कि मैं ऐसे किसी रेस में शामिल नहीं हूं। लेकिन किस्तों में उनका बयान जरूर आता है। नीतीश कुमार हर मंच से विपक्षी एकता की बात कहते हैं और साथ ही साथ यह कहते हैं कि अब 2014 वालों को जवाब दे दिया जाएगा। आज उनका एक बयान ऐसे ही सुर्खियों में रहा जिसमें वो ये कहते नजर आए कि 2014 से पहले वो लोग कहां थे, उनको अब दिल्ली जाकर जवाब देना है। नीतीश कुमार का हमको बयान सुनेंगे और इस बयान के मायने निकालेंगे कि क्या नीतीश कुमार इस तरह के बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं। और साथ ही साथ जब भी ये बयान देते हैं, तेजस्वी की तारीफ करते हैं, तेजस्वी इनके साथ मंच पर होते हैं। चाहे हरियाणा का आप वो रैली देख लीजिए, जिस तरीके से लगातार उनका बयान सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं एक तरह से उनके मन में क्या महत्वाकांक्षा है, नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से अलग होकर केंद्र की राजनीति करेंगे? इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से हम अपने पैनल के साथ डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजीव सिंह हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रमेश तिवारी सर हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं आज तक के। रमेश तिवारी सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही, नीतीश कुमार लगातार बयान दे रहे हैं और जब उनसे खुद पूछा जाता है कि क्या आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की रेस में हैं, वो मना कर देते हैं। लेकिन किश्तों में और इशारों में बयान उनका साफ झलक जाता है कि वो जो है हस्तिनापुर की तैयारी, दिल्ली की तैयारी में लग चुके हैं। जी बिल्कुल, आशीष साहब ने बिल्कुल सही कहा। वो लगातार जब ये कोई बिना पूछे भी बयान देने लगे कि मैं प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं हूं, रेस में नहीं हूं, तो इसका मतलब साफ है कि वो है दौड़ में। राजनीति में, पॉलिटिक्स में कोई ये नहीं बोलता कि मैं पीएम की रेस में हूं। प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार घोषित हुए, या राहुल गांधी आज की तारीख में नहीं बोलते, या ममता बनर्जी जब दिल्ली की यात्रा करती हैं, बंगाल से आती हैं और दिल्ली में अपने विपक्षी एकता के नाम पे सभी को एकजुट करने का प्रयास करती हैं, या शरद पवार जो है वो महाराष्ट्र से आके लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं विपक्षी एकता के नाम पे, या केसीआर जो है वो तेलंगाना से आके लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, तो वो ये कतई नहीं कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री की रेस में हूं। कोई भी नेता ये नहीं कहता, क्योंकि जैसे ही वो कहेगा कि मैं प्रधानमंत्री की रेस में हूं, इसका मतलब है कि वो रेस से बाहर है। तो यहां तो लॉटरी उस आदमी की लगेगी जो सीट लेके आएगा, जो सब कंसेंसस कैंडिडेट होगा। मोदी के सब सामने एक विकल्प तैयार करने की कोशिश की जा रही है 2024 के लिए, और वो उम्मीदवार जो सबको एक्सेप्ट, जिसका एक्सेप्टेंस जो है पार्टी, अलग अलग पार्टियों में विपक्षी एकता के नाम पे सबसे ज्यादा होगा, तो नीतीश कुमार उसी की कवायद कर रहे हैं। अब वो कितना सफल होंगे, क्योंकि ये कवायद पहले भी हुई है और ये भी 2024 दूर की कौड़ी है। मुझे लगता है सियासत उसके पहले बहुत होनी है, बिहार की राजनीति में भी और बाकी देश की राजनीति में भी। लेकिन एक चीज हम आप नीतीश कुमार के तमाम बयानों को देखें तो एक तरह से वो क्या है कि जहां भी जाते हैं, रिश्तों की बात आजकल खूब करते हैं नीतीश कुमार, क्या मायने निकाले जाएं? मतलब एक तरफ तो वो मना कर रहे हैं, दूसरे तरफ आपने हरियाणा का अभी मतलब हाल फिलहाल में देखा होगा किस तरीके से वो चौटाला साहब और खुद के रिश्ते की बात करते हैं। बिहार में लालू प्रसाद से रिश्ते की बात करते हैं और उनके नेता कहते हैं कि कांग्रेस से भी संबंध मधुर है, जबकि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होती है और इस मुलाकात में क्या कुछ निकल कर आता है हालांकि स्पष्ट नहीं है। एक बार फिर से कहा यह गया कि अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद आपको क्या लगता है, कांग्रेस से सामंजस्य बिठा पाना कितना मुश्किल होगा और क्या यह सामंजस्य बिठ पाएगा कांग्रेस के साथ? सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस। देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हो, उस मुलाकात की कोई तस्वीर भी नहीं आई, बल्कि बीजेपी ने निशाना भी साधा। बीजेपी के जो मोदी का अमित मालवीय ने ट्वीट भी किया कि सोनिया गांधी के साथ कोई तस्वीर नहीं आई। और बड़ी विडंबना की बात थी कि जब ये नीतीश और लालू मिलने गए थे, उसी वक्त राजस्थान का पूरा एपिसोड ड्रामा चल रहा था। ऑब्वियसली सोनिया गांधी परेशान रही होंगी और उन्होंने कितना टाइम दिया, क्या हुआ, अध्यक्ष पद का चुनाव भी है, और मतलब त्रासदी विडंबना देखिए कि जिस व्यक्ति को अध्यक्ष पद का मतलब दावेदार माना जा रहा था, वो ही खुद राजस्थान की राजनीति में बगावत कर रहा था। 2 साल पहले सचिन पायलट ने की थी, अब अशोक गहलोत कर रहे हैं। तो अब पता नहीं वो उस वक्त क्या कैसा हुआ, बताया उन्होंने बाहर आके खुद ही वो थोड़े असमंजस में थे और लालू और नीतीश के चेहरे बता रहे थे, बॉडी लैंग्वेज की वो बाद में बात होगी अध्यक्ष पद के
लिए अभी वो बिजी हैं। खैर जो भी है, देखिए इसमें राजनीति में कोशिश करना, एक विकल्प तैयार करना सार्थक, मुझे लगता है कि वो उनका एजेंडा भी होना चाहिए और होना भी चाहिए। राजनीति एक विकल्प का खेल है और बिहार की राजनीति से नीतीश को लगता है कि वो एक कंसेंसस कैंडिडेट उभर के आएंगे। आगे क्या होगा मुझे इस पे शक है, शुबा है, क्योंकि ममता बनर्जी बिल्कुल चुप है, उन्होंने कवायद कर ली है। ये सारी कवायद ममता बनर्जी जब बंगाल का किला फतह करने के बाद वो दिल्ली में आके ये सारी कवायद विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के नाम पे कर चुकी है। तो नीतीश लगे हुए हैं, उनको कितनी कामयाबी मिलती है। जी डॉक्टर राजीव सिंह, आप सीमांचल के इलाके में हैं अभी, जैसा कि मुझे जानकारी है, और आप समझ रहे हैं अमित शाह की रैली होती है पूर्णिया में, उसके बाद वो महागठबंधन की सरकार पर सीधा सीधा हमला बोलते हैं अमित शाह। फिर महागठबंधन की तरफ से भी ऐलान किया जाता है रैली का, हालांकि देखना है डेट उसका क्या आता है। लेकिन नीतीश कुमार के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि अब दिल्ली वालों को दिल्ली में जाकर जवाब दिया जाएगा? है तो अभी जो अमित शाह जो सीमांचल एरिया में आए थे, उसके बाद बेचैनी बढ़ी है और आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। और मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, मैं 25 साल के बाद मैं सीमांचल एरिया में आया हूं और मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मुझे फोन आया था उस समय यहाँ पे लाइट थी, तो मैंने ओके कर दिया कि 7 बजे मैं बैठूंगा। और अभी लाइट नहीं है, मैं सीमांचल एरिया में हूँ और मैं एक जो गांव में जो लाइट होता है वहां पे बैठा हुआ हूँ। तो आप ये देखिए, 15 साल नीतीश कुमार बिहार में रहे हैं, 15 साल लालू यादव रहे हैं, और देखिए विकास की स्थिति ये है। अभी भी इस हाल में अभी भी यहाँ पे मैं देखता हूँ इतना विकास बिल्कुल नहीं है। तो ये जो सारी जो कवायद है, मुझे लगता है कि राजनीति है इसके पीछे, और राजनीति के साथ जो आम जनता है उसको भी ख्याल करना चाहिए। जो बेसिक जो जरूरतें हैं उस पर किसी का फोकस नहीं है। और जहां तक नीतीश कुमार की जो आपने बात कही, देखिए विपक्ष की वो तो मीडिया द्वारा और ये सब बातें चल रही है, वो प्रयास भी कर रहे हैं कि विपक्ष को एक करिए, और कहीं ना कहीं ऐसे दिखती है कि प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा उनकी दिख रही है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये गठबंधन टिकेगा कि नहीं टिकेगा 2024 तक, इसमें भी बहुत बड़ा संशय है। क्योंकि आप देखिए आज कुछ दिन पहले आरजेडी के एक बड़े नेता ने कह दिया कि नीतीश कुमार को आश्रम खोल लेना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। तो ये सब जो है अभी देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल इस बात से बिल्कुल कोई दो राय नहीं कि अभी जो बिहार की राजनीति है बहुत दिलचस्प मोड़ में है, और इसमें क्या पलटन क्या होगा उसमें, इस पे हमें नजर रखनी चाहिए आगे क्या होगा। तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी जी। आज नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दिल्ली जाने की तैयारी की तरफ इशारे कर दिए हैं। हालांकि उनका बयान किस संदर्भ में है और नीतीश कुमार के मन में क्या कुछ चलते रहता है, राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि अब दिल्ली जाकर जवाब देंगे, जो लोग बिहार आकर बोलते हैं उन्हें दिल्ली जाकर जवाब दिया जाए। क्या नीतीश कुमार तैयार हो चुके हैं 2024 के लिए? और अगर तैयार हो चुके हैं तो इतना संशय क्यों है उनके बयान में? वो खुलकर क्यों नहीं कोई बात कह पाते हैं और किश्तों में बयान क्यों देते हैं? नहीं, देखिए वो तैयार तो तभी हो चुके थे जब महागठबंधन में शामिल हुए, तो वो दिल्ली के लिए तैयार हुए, क्योंकि यहाँ अब उनके लिए कोई खास स्पेस है नहीं। और जो राजद साथ आया है, बहुत साफ है कि तेजस्वी को उन्होंने 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, जो भी समय लगे, तेजस्वी ही कमान संभालेंगे और नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करेंगे, राष्ट्रीय राजनीति करेंगे। ये बहुत साफ है। अब सवाल ये है कि उसमें वो कहां तक सफल होते हैं और क्या होता है, क्योंकि आप देखिए पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए हैं, बिना कांग्रेस के कुछ भी नहीं हो सकता, ये बहुत साफ है। और ये नीतीश कुमार भी कह चुके हैं, ये दूसरे लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस जब तक नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। और कांग्रेस की स्थिति आप देख लीजिए कि एक तरफ उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उससे बहुत उम्मीदें बनी थी, मुझे भी लगता था कि भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और वाकई बड़ा काम ही था। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में जो हुआ, और जो सबसे मजबूत स्तंभ गांधी परिवार के लिए माने जाते थे, उन्होंने जो एक पूरा ड्रामा वहां पर क्रिएट किया है, तो आप देखिए कि कांग्रेस की क्या स्थिति। कांग्रेस अगर राजस्थान में गड़बड़ करती है या गड़बड़ा जाती है, तो फिर आने वाले दिनों में विपक्षी राजनीति की क्या स्थिति होगी, इसे समझ पाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो सारा कुछ बदलता है, मैं इस बात से सहमत हूं जी। राजेंद्र तिवारी जी, समय के साथ साथ निश्चित रूप से परिस्थितियां बदलती हैं। हम आज से 5 दिन पहले जब इसी मुद्दे पर और इसी तीनों मेहमान के साथ बात कर रहे थे तो हालात कुछ और थे। आपको क्या लग रहा है, राजस्थान
का जो अभी सीन चल रहा है और जिस तरह कांग्रेस कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई से और अपने अंदर उनके ऐसे ऐसे नेता हैं जिन पर आला कमान एक तरह से कहिए भरोसा करते हैं और वही भरोसा टूट जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए आप, अभी फिलहाल अशोक गहलोत को ले लीजिए, कई ऐसे, जितिन प्रसाद को ले लीजिए, एक से एक आप गुलाम नबी आजाद को ले लीजिए, तो उनके जितने भी बड़े नेता हैं वो सब, उनका किला एक तरह से ढहता जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा और नीतीश कुमार लगातार सोनिया गांधी से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, क्या लगता है स्वीकार्यता हो जाएगी नीतीश कुमार की कांग्रेस में एक ऐसे दौर में जब कांग्रेस खुद अपने अंदर की लड़ाई से लड़ रहा है? ये है, और मेरी जानकारी भी ये है कि कांग्रेस से बातचीत के बाद ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन का फैसला किया और वहां से सहमति तो हो गई, लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से जो लीडरशिप उनकी है, खासतौर पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनकी तरफ से नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस उस एक ताकत के साथ देश में खड़ी हो पाएगी? ये बड़ा सवाल फिर से खड़ा हो गया। और इसकी एक बड़ी वजह जो मुझे नजर आती वो ये है, जो मैं पहले से भी कहता रहा हूं, कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स जो हैं वो नेताओं में नहीं है। वो गुलाम नबी आजाद को देख लीजिए कि 70s से वो कांग्रेस के साथ थे, और कांग्रेस बहुत, मैं गुलाम नबी आजाद को बहुत, जो लोग हवाई नेता मानते हैं, हवाई नेता नहीं चाहूंगा। आपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की बात करी और मेरा सवाल फिर से वही नीतीश कुमार पे ही आता है कि नीतीश कुमार भी कोई वैचारिक, एक तरह से आप कहें कि उस चीज को ढूंढने नहीं गए थे। उस दिन भी मैंने ये सवाल किया, नीतीश कुमार पर तो ये सबसे बड़ा आरोप लगता रहा है। 17 सालों में 3 बार गठबंधन बदल चुके हैं, और कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी मतलब वामपंथी दलों की भी वो तारीफ कर देते हैं। तो उनकी आइडियोलॉजिकल, उनकी विचारधारा क्या है, इस पर भी तो सवाल उठना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर जब वो आएंगे। जी, नीतीश कुमार के आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट पर सवाल उठना चाहिए, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जिन पर नीतीश कुमार ने समझौता नहीं किया है। ये बहुत साफ है, जिसमें भले 370 हटा दी गई, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से उसके समर्थन में कोई ऐसा वो नहीं आया। और भले और बहुत सारी चीजें हुई, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी चीजें की हैं जिन पर, जैसे CAA NRC का मामला है, जिस पर विधानसभा में ये पारित किया गया कि साहब CAA NRC बिहार में लागू नहीं होगा, और सभी दलों ने उसे, सभी दल उसमें थे, ये पारित किया गया। आप जातीय जनगणना देख लीजिए, उसमें भी स्थिति जो रही, अब बिहार उसमें लीड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक स्तर पर नीतीश कुमार, मुझे जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि वो एक लेवल पर आइडियोलॉजिकली एक कमिटमेंट के साथ हैं, लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है या और दूसरी पार्टियों की बात है, जैसे अगर आप राजद की बात करें तो राजद में भी मैं समझ सकता हूं, मैं मानता हूं ये बात कि सांप्रदायिकता के खिलाफ अकेली पार्टी है देश में कांग्रेस के बाद और कम्युनिस्ट पार्टीज के बाद, जिसने, कम्युनिस्ट पार्टीज ने भी 1989 में भारतीय जनता पार्टी के साथ VP सिंह का समर्थन किया था। तो उनको भी आप नहीं उस तरह से मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो भी खड़े हुए थे। लेकिन RJD अकेली ऐसी पार्टी है जिसने सांप्रदायिकता के मुद्दे पर भाजपा के साथ कभी नहीं खड़ी हुई है। ये तथ्य है, और इस पर हम जरूर टिप्पणी लेना चाहेंगे रमेश तिवारी सर का। निश्चित रूप से आरजेडी के पूरे राजनीतिक आप इतिहास को देखें राजेंद्र तिवारी सर, तो रमेश तिवारी सर, तो ये रमेश तिवारी सर से ये सवाल होगा, उनकी जो एक विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट रही है। और लालू प्रसाद जब जेल से निकले, पटना आए, और पटना में उन्होंने बयान दिया कि हमारी जो ये स्थिति हुई है, हम काश अगर बीजेपी से समझौता कर लेते तो ये स्थिति नहीं होती, जिसकी बात वो कर रहे थे। लालू यादव की पार्टी में ये दिखता है। ठीक इसके वाइस वर्सा हम बात करते हैं, नीतीश कुमार आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जो है उनका डगमगाता रहा है। लेकिन एक बात, 2 सवाल मैं एक साथ पूछ रहा हूं आपसे। कॉमन मुद्दे जो थे जब सरकार बनी थी एनडीए की, नीतीश कुमार के जो कॉमन मुद्दे थे उस पर कहीं ना कहीं जेडीयू के तरफ से ये आवाजें उठती रहीं, चाहे जिसका जिक्र तिवारी सर कर भी रहे थे, धारा 370 वाली बात हो, विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो, ऐसे कई मांगों को नीतीश कुमार उठाते रहे हैं। तो लालू यादव और नीतीश कुमार के एक साथ आने को लेकर के कैसे देखते हैं आप? रमेश तिवारी सर। हेलो, हाँ रमेश तिवारी सर, आवाज मिल रही है आपको? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हाँ बोलिए हाँ, बोलिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि इसमें आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की बात नहीं है, ये सुविधा की राजनीति है। 2015 से नीतीश ने आरजेडी के साथ जाने का फैसला किया, सुविधा की राजनीति है। वो उन्होंने कमिटमेंट किया, चुनाव लड़े आरजेडी के साथ, बीजेपी को हरा दिया, बहुत बुरी तरह हराया। आरजेडी और जेडीयू को साथ रहना चाहिए था। एक साल के अंदर ही नीतीश की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है नीतीश जी की, क्योंकि वो एक साल के अंदर ही तेजस्वी चोर है, लालू चोर है, सब कहने लगे। वो खुद जेडीयू वाले कहने लगे। भाई, एक तो आइडियोलॉजिकल आपका कंसिस्टेंसी, आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि कंसिस्टेंसी आपके विचारों में होनी चाहिए। ये नहीं कि आज सुबह उठा तो मुझे सूरज जो है पूरब से होगा और शाम में जो है वो मुझे लगा कि नहीं वो पश्चिम से होगा। तो आपको तय करना होगा, आप आरजेडी के साथ रहो तो आप देखिए, सांप्रदायिकता सिर्फ ये शिगुफा 1990 और 2000 के दशक की राजनीति में चलता था। अब जो है, अब बात है डिलीवरी की। आप देखिएगा, जब से नीतीश और तेजस्वी की सरकार आई है, आपने तेजस्वी की तरफ से कोई बड़ा भाषण या कोई बड़े दावे नहीं सुने। वो डिलीवरी पे जोर दे रहे हैं। उनको पता है कि अगर नीतीश बाबू कहीं डगमगाए तो सत्ता उन्हीं की है फिलहाल, तो वो उसी तरह से डिलीवरी पे जोर दे रहे हैं। अब ये सांप्रदायिकता, ये धर्मनिरपेक्षता, ये 20 साल पहले हरकिशन सिंह सुरजीत और 25 साल पहले ये सब तो चलता था। लेकिन आज का मुझे लगता है युवा हो या आज का वोटर जो है वो बहुत समझदार है। वो जातिगत उसमें तो आ जाता है बिहार में, लेकिन वो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में अलग अलग पैटर्न पे वोटिंग करता है। वो बहुत स्मार्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लार्जर बिल्डअप ठीक है। आपकी आवाज कट रही है। राजीव सिंह के पास लौटना चाहेंगे, डॉक्टर राजीव सिंह के पास। अक्सर यह राजीव जी आरोप लगता है कि अवसरवादिता की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, और उनका जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन टूटा वो भी उसका एक हिस्सा था। आरजेडी के साथ पहले गठबंधन टूटा वो भी इसका हिस्सा था, और वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। यह आरोप है भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार पर। राजीव जी। हो रही है, नीतीश को लग रहा है कि उनकी देख लो। ठीक है सर, आपकी आवाज कट रही थी। हम राजीव जी के पास। राजीव जी, ये हाँ जी राजीव जी, आप जी बताइए। बिल्कुल, आपने जैसे नीतीश कुमार जी पे जो आरोप लगता है कि वो अवसरवादी राजनीति करते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं जो उनका इतिहास रहा है कि कभी जो जिस तरह उन्होंने आरजेडी के साथ गए, फिर बीजेपी के साथ आए, फिर आरजेडी के साथ गए, इनका जो इतिहास दिख रहा है तो उस हिसाब से लोग, और मैंने पहले भी कहा, मुझे याद आ रहा है सर, कुछ दिन पहले हम डिबेट में बैठे हुए थे, रमेश तिवारी जी और राजेंद्र तिवारी जी भी साथ में थे। कुछ नाराजगी भी हो गई थी, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जो है पीएम, देखिए हर राजनीति है, हर आदमी को हक है पीएम बनने का, सीएम बनने का, सब बनने का, लेकिन बनेंगे कैसे? जो विपक्षी एकता की जो बात कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, बुरी हालत में भी वो 50 सीट तो कम से कम लाएगी। लेकिन आप अगर जब प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस जो है ममता बनर्जी, वो साथ आने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस के। केसीआर कुछ दिन पहले बिहार पटना आए थे, लेकिन हैदराबाद जाते ही उन्होंने बयान बदल दिया। तो सबसे है कि ये जो राजनीति है, और ये कि 2024 तक जैसे आरजेडी और जेडीयू भी साथ में रहेगी कि नहीं, इस पे भी संशय है। क्योंकि देखिए कहते हैं कि जो दिल्ली की जो कुर्सी है ना, वो यूपी बिहार से होते हुए जाती है। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो सारी जो लड़ाई है वो 40 सीटों पे है। पिछले बार 39 सीट मिली थी गठबंधन जो है, 1 सीट आरजेडी को मिला था और बीजेपी और जेडीयू को 39 सीट मिला था। तो कहीं ना कहीं इस बात का प्रयास है, आरजेडी को नहीं, कांग्रेस को, सॉरी, हाँ, तो कहीं ना कहीं इस बात का ये प्रयास है कि इस बार 2024 में है कि बिहार से जितने कम सीटें भाजपा को आएंगी, तो कहीं ना कहीं उनको सरकार बनाने में दिक्कत आएगी। तो जब सारी जो लड़ाई है 2024 जाता है और देखा जाता रहा है नीतीश कुमार के बयानों को आप लेकर, ठीक है, वो कोई किसी मुद्दे पर अचानक बयान नहीं दे देते, उनके बयान में एक संतुलन रहता है। लेकिन ये देखिए कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं तो वो जो कॉमन मुद्दे हैं वो गौण रह जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार ने उस मुखरता से वो आवाज नहीं उठाई। आज वो फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, कैसे, किस तरह? जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं तब भी आपके ये कॉमन मुद्दे थे, तब नहीं उठा रहे थे, अब उठा रहे हैं इस बात को लेकर के लोग। तो मतलब इसको जनता किस तरीके से देखेगी? वो तो अवसरवादिता ही खोजेगी ना इसमें। देखिए, जनता तो कैसे देखती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कैसे देखता हूं ये मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। नीतीश कुमार जब 2013 में वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, तो वो
इसलिए नहीं अलग हुए थे कि साहब भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में आने वाली है और हार जाएगी और आरजेडी जो है वो बड़ा अच्छी स्थिति में है। वो एक आइडियोलॉजिकल इशू था, एक बड़ा एक सैद्धांतिक बात थी कि भाई नरेंद्र मोदी के साथ हम नहीं रह सकते, ये इशू था। और उससे पहले 2010 में हम लोगों ने देखा भी था पटना में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी, कैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने से थाली खींच ली थी। तो वो एक इशू। और फिर उसके बाद 2015 के चुनाव में जो हुआ, 2014 में तो सब अलग अलग लड़े थे, 2015 के विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन लड़ा उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या हुई सबको पता है, 53 सीटें वो जीत पाए थे। अब 2017 में जब तेजस्वी को और तेज प्रताप को और लालू प्रसाद पे IRCTC वाला जब मामला चला, और उस समय जरूर नीतीश कुमार ने, मुझे लगता है कि वो भ्रष्टाचार के मसले को लेकर के, कि वो अपनी छवि का ध्यान रख रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर के, और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। लेकिन 2017 में जो स्थिति थी, जो देश में माहौल था, वो माहौल वैसा नहीं था जैसा आज है। जिस तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जो उनको जिस तरह से कब्जे में किया गया है और जिस तरह से चीजें चल रही हैं, वैसी स्थिति 2017 में नहीं थी। आज जो स्थिति है उसमें नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया। ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे की कोई राह थी नहीं, आगे कोई रास्ता था नहीं। लेकिन ये बात भी सही है कि आज की स्थितियां ज्यादा खराब हैं। डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रही है। वो तिवारी सर से भी इस सवाल को लेकर के हम विश्लेषण करेंगे उनके साथ। रमेश तिवारी सर, विपक्ष का लगातार यह आरोप रहा है रमेश तिवारी सर, कि 2014 के बाद से जो सरकारी इंस्टीट्यूशन थे, जो सरकारी चीजें थी, चाहे तमाम उस पे चीजें आती हैं, उस पर सरकार ने एक तरह से सेंसरशिप लगाया। ये आरोप रहा है विपक्ष का 2014 से लेकर के अब तक, और उसी मुद्दे को अब नीतीश कुमार भी उठा रहे हैं। वो कह रहे काम नहीं होता है सर, प्रचार होता है। इस तर्क को जी इसको मतलब इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मेरा सवाल बस ये था जी। पिछले 7-8 साल में तेजस्वी नीतीश पे लगाते रहे कि मीडिया जो है नीतीश कर कंट्रोल कर रहे हैं, अखबारों को ऐड दिया जा रहा है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश और लालू ने आरोप लगाया है, नीतीश पे इल्जाम लगाया है, जिसमें ये कहा गया कि वो प्रेस को कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, उन अखबारों का विज्ञापन रोक दिया जाता है जो सरकार के खिलाफ खबर चलाते हैं। देखिए, जो विपक्ष में रहेगा और सत्ता में रहेगा, उन सबका एक नैरेटिव रहता है सेट, कि जो जब यही कांग्रेस थी, जब सत्ता में थी, तो सारी पार्टियां ये कहती थी कि कांग्रेस ने कब्जा कर रखा है सत्ता में और मीडिया को कंट्रोल कर रही है। अब बीजेपी है उस स्थिति में पावरफुल, तो बीजेपी पे आरोप लगाएगा विपक्ष। और क्या आरोप लगाएगा? विपक्ष एक करप्शन का मुद्दा ला नहीं पा रहा है, और कोई मुद्दों की, महंगाई की बात करते हैं तो अगर 400 किलोमीटर चले और राजस्थान हो जाता है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पे चुटकुला चल रहा है ना मीम की, भैया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बोला जाए कि आप आके अध्यक्ष बन जाओ, एकमात्र बेचारे मुख्यमंत्री बचे हैं। कहने का मतलब है कि बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां हैं वो नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही हैं मुद्दों की, वो बीजेपी की जो कमजोरियां हैं उसका फायदा वो नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसीलिए ये कह देना कि लोकतंत्र खतरे में है। सर रमेश तिवारी सर, ये जनता का अक्सर सवाल रहता है और इन सवालों से रोज दो चार होना पड़ता है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा वो मुद्दा है जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, आप इसको कहें। ठीक है, कांग्रेस पार्टी में चाहे उनका पंजाब हो जाता है, उनका राजस्थान हो जाता है, छत्तीसगढ़ में देखें तो आप TS सिंहदेव से वैसे ही तनातनी चल रही है। तो कांग्रेस कई धरों में बटा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और हर राज्य में कांग्रेस की स्थिति है वर्तमान समय को देखें। लेकिन ये मुद्दे तो हैं जनता के लिए, ये मुद्दे तो हैं। विपक्ष को अगर मतलब इन मुद्दों को विपक्ष अगर सही से नहीं उठा पाएगा तो मतलब एक तरह से कहिए तो डेमोक्रेसी का जनाजा निकल जाएगा सर। ये सवाल तो मौजूद सवाल है ना। क्या मुझसे पूछ रहे हैं? जी नहीं, देखिए, मैं वही कह रहा हूं, मैं भी यही बात कह रहा हूं कि विपक्ष जो है एक बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहा। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो महंगाई पे कितना शोर मचाती थी। यही बीजेपी जब विपक्ष में थी, इन्हीं मुद्दों को लेके कितना आंदोलन करती थी। विपक्ष जो है ट्विटर वर्ल्ड से, अखिलेश यादव हो या जो बाकी, राहुल गांधी ने अभी पद यात्रा शुरू की है और वो भी, उसमें भी मुद्दों की बात नहीं हो रही है,
ये कांग्रेस का सोचिए कि उसमें बात ये हो रही है कि राहुल गांधी कितना फिट है, राहुल गांधी कितने फिट है, कितने अच्छे एथलीट हैं, वो 40-50 किलोमीटर रोज पैदल चल लेते हैं। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। अरे भाई मुद्दों की बात करो ना, महंगाई की बात करो, बाकी चीजों पे बात करो, जो जिसके लिए आंदोलन चल रहा है, भारत जोड़ो क्यों यात्रा करने की महसूस हुई, उन मुद्दों पे बात करो। मेरा ये कहना है कि विपक्ष के पास जब मुद्दे कमजोर हो जाते हैं तो ये आरोप लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, सारे इंस्टीट्यूशन पे कब्जा हो रहा है। सत्ता में जो भी पार्टी रहती है, मेरा अपना मानना है एक पत्रकार के नाते, वो सत्ता का बेजा दुरुपयोग करती ही करती है, कुछ कम करती है, कुछ ज्यादा करती है। इसीलिए मुद्दों पे बात करनी चाहिए। सर ये एक बड़ा सवाल है, चूंकि इतनी सारी चीजें हो रही हैं देश में, महंगाई को लेकर के बात होती है, बेरोजगारी को लेकर के बात होती है। आए दिन हम पटना में भी देखते हैं, रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्रों का प्रदर्शन हो, टीईटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हो रहा है, बेरोजगारी की बात। लेकिन इसको मतलब विपक्ष की तरफ से वो एक बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या कारण मानते हैं आप इसे? क्या विपक्ष का जो इंटरनल, अपने कांग्रेस पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये इसमें मायने रखता है? या आप देखिए तो अखिलेश यादव ट्विटर से बाहर नहीं आ पाते हैं, तेजस्वी यादव ठीक है अब तो सत्ता में आ गए हैं, लेकिन विपक्ष के नेता जो है मतलब एक बनी बनाई जो रणनीति है उससे आगे वो नहीं निकल पाते हैं, बनी बनाई जो परिपाटी है उससे आगे नहीं निकल पा रहे हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए कोई आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे में कैसे चुनौती दे पाएंगे 2024 में? राहुल गांधी को एक्सेप्ट छोड़ दें, अभी वो यात्रा पर हैं, यात्रा से जुड़ा हुआ सवाल हम आपसे जरूर लेंगे, दोनों से, आपसे और राजीव जी से भी। जी बताइए। देखिए, ये इशू क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है, ये समझने की बात है। तो महंगाई और बेरोजगारी जो सबसे बड़ा इशू है, मतलब आर्थिक जो इशू है, वो क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है और ढेर सारे किसानों को 2,500 रुपए महीने या 2,000 रुपए एक क्वार्टर में उनको मिल रहे हैं। तो और आप सोचिए, जिन किसानों को मिल रहे हैं वो किसान मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, और उनके लिए 2,000 रुपए काफी वैल्यू रखते हैं। मैं गांव में रहता हूं इस समय, मैं जहां से जुड़ा हुआ हूं वो जंगल में बैठा हुआ हूं मैं, और यहां पर भी जो पूरी आबादी है उस आबादी को लगभग हर एक को फ्री में राशन मिलता है। तो ऐसे में एक बड़ा इशू ये है कि भाई महंगाई का मुद्दा जो मेजॉरिटी लोग हैं देश के, उनके लिए बहुत वैल्यू नहीं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि और इसीलिए क्योंकि विपक्ष जो है वो कोई नैरेटिव खड़ा इसलिए नहीं कर पा रहा है। एक तो आइडियोलॉजिकल तरीके से वो बैंकरप्ट हैं विपक्ष के लोग, मैं बिल्कुल मानता हूं, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दे तो, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आराम से शासन में है और उसके सामने कोई बहुत ज्यादा प्रतिरोध या आप कह लीजिए चुनौती नहीं। लेकिन ये इशू है और इन इश्यूज पे नैरेटिव खड़ा करना अगर विपक्ष नहीं कर पा रहा है तो ये विपक्ष की कमजोरी है। भाई अगर आज से मैं एक चीज को कह रहा हूं, अभी थोड़े दिन पहले खबर आई जिसमें कहा गया कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं दुनिया की। मुझे याद है कि 10-12 साल पहले हम उन्हीं आंकड़ों पे 3री बड़ी अर्थव्यवस्था थे, हम ब्रिटेन को पीछे पहले ही छोड़ चुके थे। लेकिन आज इस बात को कोई नहीं कह रहा है कि साहब हम 12 साल पहले उस स्थिति में थे जो आज जिसे एक उपलब्धि के तौर पे बताया जा रहा है। चलिए, नैरेटिव नहीं सेट कर पा रहा है। ठीक है, इसी सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। विपक्ष का कोई नेता नैरेटिव नहीं सेट कर पा रहा है, और वो क्या नैरेटिव सेट करने वाले अगले आदमी जो होंगे और अगले नेता जो होंगे नीतीश कुमार होंगे। डॉक्टर राजीव सिंह जी, आप बताइए, क्या मतलब कैसे देखते हैं नीतीश कुमार को अगर विपक्ष में जिम्मेदारी मिलती है बड़े चेहरे के तौर पर और पीएम उम्मीदवार होते हैं, तो ये जो तमाम मुद्दे हैं और जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्या नीतीश कुमार इसको उठा पाने में और एक मास लीडर की भूमिका में नीतीश कुमार आ पाएंगे? डॉक्टर राजीव सिंह जी। हाँ जी, मैंने पहले भी कहा था, कई बार मैंने रिपीट किया डिबेट में कि नीतीश कुमार जी को अगर विपक्षी एकता की भूमिका मिलती है और वो कल को प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो मुझे तो इससे बड़ी प्रसन्नता की क्या बात होगी। लेकिन हमें रियलिटी में जीना चाहिए। तो जो मेरे जो अनुभव है और जो मुझे लगता है कि अभी तो इस बात की कोई संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि सबसे जो पहले है कि आपको विपक्षी एकता को आपको साथ लाना पड़ेगा। और देखिए, सारी जो लड़ाई है ना, वो 2024 में जो है मोदी को रोकने की है।
लेकिन मोदी को रोकने के लिए आप ट्विटर पे या मीटिंग से या चाय से मोदी नहीं रुकेगा। ऐसे आपको जनता की बात करनी पड़ेगी, आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ मीटिंग करने से और ऐसे नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी अगर बनते हैं, अगर मुझे संभावना कम लग रही है कि विपक्षी एकता को प्रयास कर रहे हैं, इस बात अच्छी बात है, लेकिन इसकी मुझे संभावना कम लग रही है। ठीक है, चलिए आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे। देखिए 2014 मतलब गुजरात का वो चुनाव याद करिए, नरेंद्र मोदी वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आप दिल्ली की तैयारी करनी चाहिए, और भीड़ उनको प्रधानमंत्री के मतलब जयकारे से उनको एक तरह से कहिए तो स्वागत कर रहे थे। नीतीश कुमार भी आजकल वही कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं मुद्दा उठा रहे हैं, और आज तो उन्होंने खुले तौर पर कह दिया कि दिल्ली वालों को दिल्ली में आकर जवाब देंगे। और यही एक तरह से आप ये देखें, पूरे 2014 से लेकर के अब तक की राजनीति को देखें तो जिस ढर्रे पर नरेंद्र मोदी गुजरात से चलकर दिल्ली पहुंचे, क्या उसी रास्ते पर प्रधानमंत्री जो है नीतीश कुमार बनना चाहते हैं? सबसे पहले 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा, हम वो बयान सुनाना चाहते हैं कि आज नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। बस छोटा सा एक बयान है, उसके बाद हम रमेश सर के पास लौटेंगे। तो अगर हम लोग को मौका मिल गया, बिहार को ठीक कर देंगे, देश ठीक हो जाएगा, और उसके बाद तो पूरे दुनिया में पूरा इसका महत्व होगा। इसलिए काम करना चाहिए। खाली लोग प्रचार प्रसार में लगा रहता है, कौन काम करता है? कोई काम होता है? ऐसे ही कुछ लोगों को पकड़ने में लगा रहता है, इसको काम कहाँ काम कर रहे? खैर, जो लोग यहाँ बोले हैं कुछ बात, हम तो वहीं जाके बोलेंगे उनको जब अभी पहले कहाँ थे, ये सब बता देंगे। रमेश तिवारी सर, नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें, आप तमाम उनके बयानों को देखते और सुनते रहे हैं और बिहार की राजनीति पर लगातार आप अपनी बात रखते रहे हैं, तो नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज है, यही बॉडी लैंग्वेज और यही जेस्चर एक तरह से आप देखिए, हालांकि उनके पास मतलब तमाम तरह की चीजें थी, कांग्रेस का करप्शन था, तमाम मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 से पहले, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उसी तरीके से बयान दे रहे थे जो 2014 से पहले नरेंद्र मोदी देते रहे हैं। लैंग्वेज में और अप्रोच में थोड़ा अंतर है, पहली बात। दूसरा है कि आज आपने वो बयान भी सुनाना चाहिए जो हम अभी आज तक पे चला भी रहे हैं कि नीतीश ने आज तेजस्वी को जुबान फिसली या सही बोला, उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कह के संबोधित किया। अब वो लोग ट्विटर पे मजे ले रहे हैं कि असली सही बात। जी कुछ कह रहे हैं? हाँ नहीं, मतलब इसी बयान में उनकी एक बार जुबान फिसली और फिर उन्होंने तुरंत सही कर दिया। जी बताइए। तो वो बयान भी सुना सही है, इंटरेस्टिंग। मेरा ये कहना है, देखिए दोनों का अप्रोच डिफरेंट है। नीतीश जी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करते रहे हैं। देखिए ये सारी बातें आप इस तरह से परिप्रेक्ष्य में देखिए कि ये PFI पे लगातार छापे पड़ रहे हैं। ये टाइमिंग देखिए, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये सपोर्ट विड्रॉ किया, उसके बाद देश में NIA के लगातार छापे पड़ रहे हैं। बिहार में अमित शाह का दौरा होता है, सीमांचल में वो ये बनाने की कोशिश करते हैं नैरेटिव कि वहां घुसपैठ बढ़ रहा है और सरकार जो है उन मुद्दों को से टैकल नहीं कर पा रही है। तो ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। मेरा जो आप जो सवाल कर रहे हो कि क्या नीतीश और मोदी में, जो नीतीश में मोदी ने जो 2014 के पहले जो अहमदाबाद से जो दिल्ली की यात्रा की थी, उसमें वो पूरी मुझे लगता है प्लानिंग थी। प्रशांत किशोर तो थे ही, और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर उतने ही अच्छे हैं जितने के प्रोडक्ट अच्छा था। तो हीरो उस वक्त उनको बताया जा रहा था, अभी भी है, मध्य वर्ग उसके उनको बहुत पसंद करता है, मुझे जहां तक समझ में आता है पॉलिटिक्स। लेकिन नीतीश के साथ दिक्कत क्या है कि नीतीश ने 20-22 साल में वो मुकाम हासिल नहीं किया, बिहार को वो मुकाम नहीं दिला पाए जो नरेंद्र मोदी। गुजरात पहले ही एडवांस था, लेकिन गुजरात को नरेंद्र मोदी थोड़ा आगे ले गए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बाकी जो ह्यूमन इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के यार्ड स्टिक पे अगर आप देखें तो गुजरात आगे गया नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री रहे। लेकिन उन पायदान पे अगर आप बिहार की तुलना करो तो बिहार जहां लालू छोड़ के गए थे वहां से बहुत अच्छा नहीं है। आप अगर बता दो कोई एक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, एडुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार कहाँ है? सबसे आखिरी है। रमेश सर देखिए 2004 में 2005 से नीतीश कुमार सत्ता में है और तब से लेकर के परिवर्तन का जो एक दौर आया, चाहे आप महिला शिक्षा की बात करें, अब कई ऐसी योजनाएं नीतीश कुमार ने चलाई जिसके खुले
मुक्त से खुले कंठ से प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ करी और निश्चित रूप से बिहार में इसकी तारीफ होती है। निश्चित रूप से एक पिछड़ा स्टेट नीतीश कुमार को मिला, जिस स्तर से जो समस्याएं बिहार की हैं वो समस्याएं गुजरात की नहीं थी, तो नीतीश कुमार को एक पिछड़ा स्टेट मिला और साथ ही साथ इसको नहीं। जी बताइए आशीष जी, लेकिन उसमें सीधा सवाल है ना कि कोई 17 साल कोई कम नहीं होता मेरे दोस्त। 17 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है। 17 साल में आपको राजनीति अपने अगर स्टेट की अगर आपकी कमान मिली जिसमें आप रहे हो सीएम, तो आपको कुछ ना कुछ तो होना था। आप जो बता रहे हो वो सिंबॉलिक हुआ है, जो आप चेंज बता रहे हो, बदलाव हुआ। महिलाओं को, लड़कियों को साइकिल दिया गया, पंचायत में उनको सहभागिता दी गई, तो वो सिंबॉलिक हुआ। लालू ने भी अगर आप उसी यार्डस्टिक पे देखोगे तो लालू ने बहुत अच्छा काम किया। लालू ने पिछड़ों को आवाज दी, सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे। नीतीश से बहुत आगे सिंबॉलिक अगर ताकत दी उनको, पिछड़ों को बहुत आवाज दी। तो अगर आप उस यार्डस्टिक पे बात करो तो लालू कहीं बहुत आगे थे नीतीश से। मेरा ये कहना है कि 17 साल कम नहीं होते, और उसमें आपको एडुकेशन, हेल्थ, ये है, बिजली हो, उन्होंने सड़कों पे पहले एक जो नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो लॉ एंड ऑर्डर पे, सड़कों पे अच्छा काम हुआ। लेकिन ये गवर्नेंस लगातार होना चाहिए। गवर्नेंस पिछले 5-7 सालों में मुझे लगता है नीतीश कुमार के हाथों से गवर्नेंस की डोर कुछ कमजोर हुई। राजेंद्र तिवारी, नीतीश कुमार 17 साल से करीब मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और कोई एक आमूलचूल बदलाव नहीं है, कोई ऐसा बदलाव लेकर के नहीं आए जिसको वो एक मॉडल के तौर पर पेश किया जा सके उनके लिए। जैसे गुजरात मॉडल पेश किया गया, ठीक है, उस पर हम अलग से बहस कर लेंगे कि गुजरात मॉडल क्या था, लेकिन जनता के दिमाग में गुजरात मॉडल भरा गया, उस तरीके से कोई बिहार मॉडल नहीं है नीतीश कुमार के पास। हाँ, स्वास्थ्य सेक्टर की बात कर रहे थे, इसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अक्सर स्वास्थ्य मंत्रालय इन 17 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहा है। आप बताइए राजेंद्र तिवारी सर, क्या मॉडल पेश करेंगे नीतीश कुमार देश के सामने? देखिए, पहले तो मैं जो अभी रमेश जी ने कहा कि गुजरात हर उस पर आगे बढ़ा है, मैं आपको बताऊं कि जब नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री बने, उससे पहले गुजरात हरियाणा से हर चीज में आगे था। लेकिन लगातार आप देखें तो गुजरात पिछड़ता गया है। ना वो नंबर 1 स्टेट है देश का, ना पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 रह गया, मतलब कई सारे राज्यों से वो पीछे हो गया, और ह्यूमन इंडेक्स पर तो लगातार पीछे होता चला गया है। ये गलत बयानी है कि साहब ह्यूमन इंडेक्स पर गुजरात ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अच्छा प्रदर्शन पहले था, उससे वो नीचे गिरता गया है। मैं बिहार से उसकी तुलना नहीं कर रहा हूं। बिहार बिल्कुल सारे स्टेट्स में सबसे नीचे का स्टेट है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात कि सवाल तो ये है ना कि 17 साल का वक्त मिला। जी बताइएगा। मैंने गुजरात पर जो एक कहा गया कि हर इंडेक्स पर वो आगे बढ़ गया है, हर इंडेक्स पर वो पीछे गया है, ये फैक्ट है, ये सरकारी आंकड़े हैं, उनमें दिखेगा। दूसरी बात ये कि बिहार में क्या हुआ। बिहार में जो चीजें पिछले 17 साल में हुई हैं वो ऐसी, मतलब बिहार जिस स्तर पे था, आप देखिए उत्तर प्रदेश से बेहतर सड़कें रूरल बिहार में हैं, झारखंड से बेहतर सड़कें रूरल बिहार में हैं, और बहुत सारी चीजें हुई हैं, इससे इनकार नहीं किया सकता। बिजली की स्थिति उत्तर प्रदेश से बेहतर बिहार में है, झारखंड से बेहतर है, और कई राज्यों, मध्य प्रदेश से बेहतर है। तो ये, और पिछले 2015 से अब तक बिहार में बिजली की स्थिति भी बेहतर हुई। बिहार अब उस स्तर पे आया है जहां से वो टेक ऑफ कर सकता है, जहां से वो टेक ऑफ कर सकता है। पैनलिस्ट अभी सीमांचल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथी हैं। राजीव जी, अभी बिजली आई है क्या आपके यहाँ? आप तो कह रहे थे कि डिबेट में बैठने से पहले बिजली नहीं है। डॉक्टर राजीव सिंह जी। बिहार में बिजली की स्थिति क्या है? क्या वो उत्तर प्रदेश से खराब है? क्या वो झारखंड से खराब है? मैं झारखंड में बैठा हुआ हूं, नहीं खराब है। क्या पटना में बिजली की स्थिति खराब है? रांची में 8-8 घंटे का कट रहता है, पटना में नहीं रहता है। पटना में 2015 से पहले 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे का कट रहता था। मैं पटना में रहता था। लेकिन 2015 के बाद वो स्थिति नहीं है। चाहे मोतिहारी चले जाएं, चाहे सीतामढ़ी चले जाएं, चाहे आप किशनगंज जो सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है वहां चले जाएं, तो इन जगहों पर भी बिजली की स्थिति बहुत बेहतर है बनिस्बत उत्तर प्रदेश के रूरल इलाकों से, जहां पर, और इस बात को आप कोई हंस सकता है इस बात पर, लेकिन तथ्य ये है। अब बयान लेते हैं रमेश तिवारी सर। 94 में बिहार में हिंदुस्तान में था, और उसके बाद में 2010 बिहार गया। जो बदलाव
मैंने देखे हैं, वो बदलाव खासे बदलाव हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि सबसे निचले पायदान में बिहार था, इसलिए उन चीजों का असर, आप अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो कि भाई हम इतना पीछे हैं, कितना भी आगे बढ़े तो हम पायदान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है, एक गंभीर सवाल है और जी ठीक है, चलिए गंभीर सवाल है रमेश तिवारी सर। कहा यह जाता है कि 90 से लेकर के जो 90 का एक दौर रहा, 90 से लेकर के 2003 तक का 4 तक का जो दौर रहा, लालू प्रसाद का दौर रहा और उसको सामाजिक परिवर्तन का दौर कहा गया। लेकिन यह दौर जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए, उनको एक ऐसा बिहार मिला जो एकदम से पिछड़ा था, भौगोलिक रूप से भी कई त्रासदियां आती रहती हैं बिहार में। उसको लेकर के अगर आप दोनों को मर्ज करके देखें तो नीतीश कुमार ने भी बिहार में काम किया है और उनके लिए मतलब आप ये कह सकते हैं कि ठीक है 17 साल का वक्त मतलब ज्यादा होता है, लेकिन काम किया और इस काम का असर बिहार में दिख रहा है। शायद यही वजह है कि आज सत्ता में भी है नीतीश कुमार, भले 43 सीट पर हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम नहीं किया, लेकिन आप काम रेट्रोस्पेक्टिव में देखते हो। वही रांची है, आप छोड़ दो इधर उधर की बात, गुजरात अहमदाबाद से तुलना ही बेकार है, पटना शहर की और बिहार के किसी भी शहर की, सूरत से, अहमदाबाद से, बड़ोदरा से, ये सब शहर तुलना बेमानी है। आप झारखंड से तुलना कर लो भाई, रांची से। रांची में जो मतलब जो दिखता है या सफाई का इंडेक्स हो, बहुत घटिया शहर है रांची, बहुत गंदा शहर है भाई साहब, बहुत गंदा शहर है। आप रांची में रहता हूँ, बहुत गंदा शहर है। आशीष मैं कुछ कहना ठीक है। ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। हम लौटना चाहेंगे डॉक्टर राजीव सिंह के पास। राजीव सिंह जी, मतलब एक तरह से ये कहिए, बोल रहा हूं तो प्लीज मुझे बोले दीजिए, अपने बारे में बात कर लीजिए किसी भी शहर से, किसी भी राजधानी से। ठीक है, अब आ रही है, आप अपनी बात रखें। रमेश सर आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज आ रही है अभी प्रॉपर। कह रहा था कि आप किसी भी यार्डस्टिक पे सफाई हो, एडुकेशन हो, किसी अस्पताल में चले जाइए, कोई भी सरकारी अस्पताल, कोई भी स्कूल, आप यूपी से तुलना कर लीजिए, मध्य प्रदेश से तुलना कीजिए, गुजरात से मत कीजिए। आप कोई नए स्टेट जो बना है, छत्तीसगढ़ से तुलना कर लीजिए, जो नए राज्य बने हैं उनसे तुलना कर लीजिए। आपको बिहार और वो राज्य कहाँ है वो आपको पता चल जाएगा। इसमें बहस करने की कोई बात ही नहीं है, आप इसमें चले जाइए, पता चल जाएगा। मेरा ये नहीं कहना, मेरा ये कहना है कि नीतीश जी के पास एक अपॉर्चुनिटी थी। वो जब पहले सत्ता के पहले 5 सालों में उन्होंने काफी अच्छा काम किया था, लेकिन वो वक्त रहते या पता नहीं वो उनकी एम्बिशन ज्यादा थी या वो गवर्नेंस पे कंट्रोल उनका छूट गया। वो काम जो वो करना उन्होंने शुरुआत में, जब बैट्समैन आता है क्रीज पे तो वो बहुत अच्छी धुआंधार बैटिंग शुरू करता है, 4 गेंद में, 5 गेंद में 10 रन 20 रन बना लेता है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी चाहिए सेंचुरी बनाने के लिए, शतक बनाने के लिए। तो वो जो शतक लगाना था उन्हें, वो शतक लगाने से चूक गए, ऐसा मुझे लगता है। और अब तो बिहार की जनता, मैं नहीं कहता, अब तो सब लोग यही कहते हैं कि किसी भी दिन तेजस्वी उनसे बेटर सीएम साबित होंगे, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए राजीव सिंह आप ही के पास आ रहा हूं और एक सवाल के साथ आ रहा हूं। अक्सर नीतीश कुमार के बारे में, और संजय जायसवाल जब बिहार तक पर आए थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि हमने 2005 में जिस नीतीश कुमार के साथ काम किया वो नीतीश कुमार 2020 के नीतीश कुमार अब नहीं है। हमने एक अच्छे नीतीश कुमार के साथ काम किया और हमें बुरे नीतीश कुमार के साथ भी काम करने का मौका मिला। 2 नीतीश कुमार का चेहरा बिहार की जनता को देखने को मिला है। डॉक्टर राजीव सिंह जी, 17 साल से नीतीश कुमार जी सीएम है और आप पूछ रहे थे मेरे से कि ये लाइट है कि नहीं है। मैं आपको बताऊं 25 साल के बाद मैं सीमांचल एरिया में आया हूं और मैं बताऊं आपको, यहाँ पे लाइट नहीं थी, बीच में वो जो लाइट थी वो भी चली गई और मैं जहाँ बैठा हुआ था इतना मच्छर ने काटा, मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है देखिए विकास का ये हाल है। आप पिछले इतने लंबी सरकार आपकी है, आप यहाँ के लोग जो यहाँ रेगुलर रहते होंगे, सोचिए उनके साथ क्या होता होगा। तो सीमांचल एरिया इतना पिछड़ा एरिया है, मिथिलांचल इतना पिछड़ा एरिया है, अभी भी विकास कुछ नहीं है वहां पे। तो मुझे लगता है कि जो है राजनीति के साथ जो है 17 साल आप सीएम रहे, उससे पहले आरजेडी की सरकार रही है, काफी लंबा समय होता है जिसमें आप राज्य की, लोगों की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं। और अभी भी जो हाल जो है मैं देख रहा हूँ कि बुरा ही हाल है, विकास नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि राजनीति अच्छी चीज है, बिहार के पीएम अगर बने तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ विकास पर भी ध्यान देना चाहिए।
जो मैं देख रहा हूँ राजेंद्र तिवारी सर अभी 2 महीने ही हुए हैं सरकार को बनते हुए, 2 महीने से भी कम का वक्त हुआ है। हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं महागठबंधन की सरकार का, लेकिन जिस तरीके से सीमांचल का इलाका है, पिछड़ेपन बहुत ज्यादा है, वहां पर बाढ़ की समस्याएं हैं, सुखाड़ की समस्याएं हैं, बिहार अपने तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। राजनीति के दंश में वो तमाम समस्याएं गौन हो गई और बिहार आज भी वहीं खड़ा है जहां 1990-1995 के दौर में खड़ा था। आप जब दोनों पार्टियों की सरकार रही, 17 साल में तो डबल इंजन की भी सरकार रही, फिर भी स्थितियां नहीं सुधरी। किसे सबसे ज्यादा दोषी मानते हैं? नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थे कि जहां 1990 में बिहार खड़ा था वहीं आज खड़ा है। मैं इस बात को सीमांचल की बात कर रहा हूँ, सीमांचल के इलाके को और पिछड़ेपन की बात की जगह पर नहीं खड़ा है जहां 1990 में खड़ा था। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं। बिहार में 90s के दशक में जिस तरह की जाति हिंसा थी, आज जाति हिंसा से बिहार मुक्त है, और ये एक बड़ा योगदान है नीतीश कुमार का, पहली बात। दूसरी बात कि सांप्रदायिक चपेटे में बिहार नहीं आया, ये भी बड़ा योगदान है। और सिर्फ आर्थिक विकास नहीं होता है, सामाजिक स्तर पर चीजें क्या हैं। दुनिया में सबसे अच्छे देश वो माने जाते हैं जहां पर सामाजिक समरसता है। वो अच्छे देश नहीं माने जाते हैं जहां जैसे गल्फ कंट्रीज हैं, वो अच्छे देश नहीं माने जाते हैं। अच्छे देश नॉर्वे माना जाता है, स्वीडन माना जाता है, भूटान माना जाता है। भूटान इन सबके मुकाबले बहुत गरीब देश है, लेकिन वो अच्छे देशों में माना जाता है, हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे रहता है। तो बात ये नहीं है कि किस तरह से क्या हुआ, बात ये है कि बिहार 90 से लेकर के अब तक इन 30 सालों में बहुत बड़ी यात्रा तय की है और बहुत चीजें बदली हैं बिहार में। मैं फिर कह रहा हूं, आज बिहार टेक ऑफ करने की स्थिति में है और नई चीजें शुरू करने की स्थिति में है, जिसका जो तमाम मेहमानों से जी आपने कहा बिहार टेक ऑफ करने की स्थिति में है। हम तीनों मेहमानों से ये सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले रमेश तिवारी सर, आपसे ही, अगर इनकी नजर में टेक ऑफ करने की स्थिति में है बिहार, तो पायलट क्या नीतीश कुमार होंगे? केंद्र की बात देखिए, बिहार टेक ऑफ करने की स्थिति में तब था जब नीतीश कुमार सबसे नए सीएम बने थे, लालू को अपदस्थ करके सत्ता से, और 5 साल में टेक ऑफ नहीं हो पाया। ना कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आई, ना कोई इंडस्ट्रियल, ना प्राइवेट सेक्टर आया, ना लॉ एंड ऑर्डर पे आज थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ पहले 5 सालों में, फिर लेकिन वो वही स्थिति हो गई। तो मुझे लगता है टेक ऑफ की स्थिति अब क्रैश, क्या कहते हैं, जो प्लेन है हमारा वो क्रैश करके हार्ड क्रैशिंग की हुई है। और बिहार को बहुत डायनामिक लीडर चाहिए और बहुत टाइम चाहिए। बिहार बहुत पीछे चला गया है बाकी राज्यों की तुलना में। किसे देखते हैं आप? ये डायनेमिक लीडर की जो बात आपने करी, ये तमाम प्लेटफॉर्म से बात उठती रही है। बिहार का कोई ऐसा नेता बता दीजिए। देखिए, बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में अभी कोई नेता है जो डायनामिक लीडर उस पे आता है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों मैं लालू की राजनीति से बहुत नफरत करता था और नीतीश को मैं बहुत ही घोर अवसरवादी या बहुत ही क्या कहते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नेता मानता हूं। लेकिन मुझे तेजस्वी से उम्मीदें लगती है। मुझे ठीक है। रमेश तिवारी सर, ये तो रमेश तिवारी सर, आपकी आवाज ठीक ठाक सीख रहे हैं। और मुझे लगता, चलिए, हाँ, मैं ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि तेजस्वी की राजनीति जो समझ जो है, जो बड़ी है, और जिस तरह से वो थोड़ा मैच्योरिटी के साथ वो मैच्योर हुए हैं, मुझे लगता है वो मतलब बीजेपी वर्सेस तेजस्वी आगे लड़ाई होगी बिहार में। और तेजस्वी वो राजनीति मानते हैं कि अगली लड़ाई जो है, और नीतीश कुमार भी कई मंच से स्वीकार करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन की राजनीति अब आने वाली है। मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्य लड़ाई जो आगे आने वाली है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ। कि वो लड़ाई तो 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी से ही थी, और आरजेडी से ही वो लड़ाई, तेजस्वी नहीं, आरजेडी से वो लड़ाई है। दूसरी बात, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आरजेडी और जेडीयू आने वाले दिनों में क्या ये दोनों पार्टियां एक भी हो सकती हैं, ये सवाल भी है। और ये इसका जवाब भी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। क्या अखिलेश यादव की पार्टी, आरजेडी और ये पार्टी, और चौटाला की पार्टी, और उड़ीसा का बीजू जनता दल, और कर्नाटक का जनता दल, ये सारी पार्टियां एक भी हो सकती हैं। और अगर ये पार्टियां पहले एक बार कोशिश हो चुकी है जिसमें मुलायम सिंह यादव ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी,
लेकिन अगर ये पार्टियां एक होती हैं तो उस सवाल का जवाब भी जो अभी उठाया जा रहा है कि इसके पास कितने एमपी होंगे, तो एमपी के मामले में भी ये पार्टी फिर आगे निकल सकती है और नीतीश कुमार एक मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं। इस संभावना से हम लोगों को इनकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए सिंह जी से, डॉक्टर राजीव सिंह जी से। राजीव सिंह जी, क्या संभावना देखते हैं आरजेडी बनाम बीजेपी आने वाले दिनों में? क्योंकि तेजस्वी यादव को तो लेकर लगातार नीतीश कुमार उनको प्रमोट कर रहे हैं, शायद उनको केंद्र की राजनीति में जाना हो और बिहार तेजस्वी को सौंप कर केंद्र की राजनीति में जाना चाहते हैं। राजीव जी, आखिरी सवाल। देखिए, तेजस्वी यादव जो है वो अच्छे और समझदार और मैच्योर नेता के रूप में उभर रहे हैं और उन्हें बिहार के लोगों को उनसे काफी आशा है, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था 2024 की जो लड़ाई मैं जो हूँ मेन बीजेपी वर्सेस आरजेडी में देखता हूँ। और जो अमित शाह का जो सीमांचल एरिया आना था, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए, असम में जो है मोस्टली ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम्स भाजपा को वोट नहीं देते हैं, लेकिन आप देखिए असम में 40% मुसलमान हैं। असम में बीजेपी की सरकार है। आप यूपी में देखिए, वहां भी कैराना में और अलग अलग जहां बीजेपी के 50% से ज्यादा मुस्लिम थे वहां बीजेपी की जीत हुई है। तो वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जो भाजपा है वही कॉन्सेप्ट बिहार में लाना चाहता है और इसी कॉन्सेप्ट के साथ वो 2024 की लड़ाई लड़ना चाहता है, जिससे कि उसकी पूर्ण सरकार बने इसमें बिहार में। आप हमारे साथ जुड़े तमाम मेहमान, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से ये चर्चा जो है हम इसलिए करते हैं कि ताकि एक जो क्लू निकल कर आए वो मतलब लोगों के समझ में आसानी से आ जाए। चूंकि नीतीश कुमार ने आज बयान दिया कि वो दिल्ली जाकर के सीधा सीधा जो है वहीं जाकर के दिल्ली के लोगों को जवाब देंगे। बयान का मतलब ये निकाला गया कि नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भले इंकार करते रहे हों, लेकिन इशारा और समय समय पर उनका जो बयान होता है वो इसी बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले दिनों में विपक्षी एकता को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार जुटे हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर कांग्रेस से उनकी सहमति बन जाती है तो हम देख सकते हैं कि नीतीश कुमार विपक्ष के एक बड़े चेहरे हो सकते हैं और विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस भी जिस राजनीतिक संकट से जूझ रहा है फिलहाल, चाहे राजस्थान की बात कर लें या कहीं अन्य राज्यों की बात कर लें, ऐसे में नीतीश कुमार के लिए संभावना प्रबल हो जाती है, क्योंकि इनकी एक अपनी छवि है और तमाम दलों में इनकी एक अच्छी पैठ है। वो वक्त की बात है, देखना यह होगा कि आगे राजनीति क्या कुछ करवट लेती है। लेकिन नीतीश कुमार के इस बयान ने बिहार की सियासत को फिलहाल जरूर गर्म कर दिया है। आपको यह चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए बिहार तक।